तो चाय की पत्ती, जाली मसाला जात और आटे में मिलावट का हमने भी सुना है, आपने भी सुना है, लेकिन माफिया ने अब अद्वियात को भी नहीं बख्शा है। दवाएं जो बीमारी में सेहत फराहम करती हैं, मगर जालसाज ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की हवस में दवाओं में भी धड़ल्ले से दो नंबरी कर रहे हैं। 2015 से अब तक पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल मार्केट में 4,800 से जायद किस्म की अद्वियात गैर मयारी पाई गई है, जबकि 454 तो जाली ही निकली। यानी इंसानी जिंदगियों से इस कदर खिलवाड़। कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं टोकेगा। ये अलमिया है कि मार्केट में इस वक्त तकरीबन 222 ब्रांड की अद्विया ऐसी हैं जो गलत हैं, जबकि 1,710 अद्वियात की तो वारंटी ही गलत दी गई है। दूसरी जानिब ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने अद्वियात की मुकामी तैयारी के अमल को आसान बनाने के लिए जो इक़दाम उठाए हैं वो भी नाकाफ़ी नज़र आते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी अद्वियात की तैयारी का रुझान ज़्यादा पनप नहीं सका, जबकि पड़ोसी मुल्क भारत में हर साल 11 अरब डॉलर्स की गैर मुल्की अद्वियात मुकामी सतह पर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के ज़रिए बनाई जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ 50 लाख डॉलर्स की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है और गुज़िश्ता 20 वर्षों के दौरान पाकिस्तान में अद्वियात के शोबे में गैर मुल्की सरमाकारी 28 करोड़ डॉलर्स तक ही पहुंच सकी है। इस सब पे हम बात करेंगे। रैप इन्वेस्टिगेटर जो लीड हैं शाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद है। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नया से बात करने के लिए। हमें बताइएगा कि हम कहाँ पे खड़े हैं एज अ नेशन कि जहाँ पे हम अपने बीमार लोगों का भी इतना ख्याल नहीं कर रहे कि हम उन्हें जाली अद्वियात फराहम कर रहे हैं, और हम एज जिसको रेगुलेटर है ना वो कहाँ पे खड़े हैं? क्या हमें नज़र नहीं आ रहा? और अगर नज़र आ रहा है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या ये इतना बड़ा माफिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक सवाल है कि जी कहाँ पे हम खड़े हैं, तो जवाब इसका कोई अच्छा नहीं है। कोई सेहत अफजू या जिसे कहते हैं कि कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं है। रेगुलेशंस के पाकिस्तान में हमेशा से मसले रहे हैं जहाँ तक दवाइयाँ बनाने का ताल्लुक है। और जहाँ तक बात है, आपने अभी बात की कि जाली अद्वियात का कारोबार बिल्कुल है। इतना ज्यादा नहीं है जितना उसको कहा जाता है। एक दफा एक हमारे फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा था कि जी 50% अद्वियात जाली है। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर 50% अद्वियात जाली होती तो बहुत से लोग अब तक मर चुके होते, क्योंकि बहुत ज्यादा अद्वियात खाई जाती है पाकिस्तान में। हाँ, लेस इफेक्टिव आप कह सकते हैं, जिनकी जो इतनी मौसर नहीं है अद्वियात, वो है। ये एक इशू है, बिल्कुल है। गलत ब्रांडिंग का इशू है और इस तरह के बहुत से इशू है। असल मसला आता है जी रेगुलेशन की, कि हमने इस इंडस्ट्री को, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को रेगुलेट किस तरह किया है। आप तारीख उठा के देख लें तो आपको पता चलेगा कि हमने एक चीज इंडस्ट्री पे फोर्स करने की कोशिश की है, उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश की है, लेकिन हमने उसको साथ लेके चलने की कोशिश नहीं की। तो मुख्तसर जो आपने बात की उसका जवाब ये है कि जिस तरीके से हमने उसको जोर आजमाई करने की कोशिश की है, उसको रेगुलेट करने की कोशिश की है, उसकी वजह से ये हाल है कि बहुत सी अद्वियात जो कि जिंदगी भी जाने वाली अद्वियात, मिसाल के तौर पे कैंसर वगैरह की, वो पाकिस्तान में नहीं बनती, वो जी। आपको इंपोर्ट करनी पड़ती और वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर बनाएगा भी। और ये इस तरह के और भी बहुत से इश्यूज है, जिस तरह की जाली अद्वियात, गलत ब्रांडिंग, ये इश्यूज है क्योंकि रेगुलेशन जो है वो कमजोर है। रेगुलेशंस कमज़ोर हैं, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा लूपहोल्स हैं। सर, आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि यकीनन एक बयान ये आया था 50% अद्वियात जाली हैं। अगर ऐसा होता तो न जाने कितने लोग जो है वो खुदा ना खास्ता मर जाते। प्रॉब्लम यह है कि अद्वियात जाली होने का सिर्फ मौत से तो ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि एक तो ओवरडोजिंग ऑफ मेडिसिन ये बड़ा मसला है, और ओवरडोजिंग अगर इस तरह की मेडिसिन की हो कि जो आपको फ़ौरन से नहीं बल्कि स्लो पॉइजन, हल्के 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 उस अंजाम की तरफ लेके जा रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना सर? जी बिल्कुल हो सकता है, और बल्कि हो रहा है। लेट मी शेयर इट विद यू। मैं आपसे ये चीज़ शेयर करता हूँ कि पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में, ख़ास तौर पे कराची और लाहौर जैसे इलाकों में ये रिसर्च के तहकीक मौजूद है कि ओवरडोजिंग की वजह से और बहुत ज़्यादा अद्वियात खाने की वजह से, जो कि ज़रूरत नहीं भी होती, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा अलमिया है कि बहुत सी ऐसी अद्वियात दी जाती हैं। अताई डॉक्टर्स हो गए या इवन अच्छे डॉक्टर्स भी जो हो गए, जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी हैं, वो इतनी अद्वियात लिख देते हैं जितनी ज़रूरत नहीं होती। आखिर में उसकी वजह से आपकी कुव्वत मुदाफ़अत जो होती है, उस पे असर पड़ता है। अब कराची में इस तरह की तहकीक है, इस तरह की स्टडीज़ है कि कराची और सिंध में जिसे हम कहते हैं सुपर बग्स,
सुपर बग्स इस तरह के आए हुए हैं बहुत ज़्यादा अद्वियात लेने की वजह से कि मुदाफ़ती निज़ाम उस पे एंटीबायोटिक्स असर ही नहीं करते, जितने मर्ज़ी आप अच्छे लें। तो बिल्कुल जी, ये भी एक अलमिया है रेगुलेशन का कि जितनी दवाइयाँ लिखी जाती हैं, जो प्रिस्क्राइब किया जाता है, उसके आज तक पूछ-गछ नहीं हुई कि इतनी ज़्यादा दवाइयाँ जो कि ज़रूरत नहीं भी होती, वो क्यों प्रिस्क्राइब की। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक्चुअल इशू कहाँ-कहाँ पर है और क्या एक है या कई है? बिकॉज़ एक इशू ये भी है कि 4,000 फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ रजिस्टर्ड हैं, लेकिन 1 लाख से ज़ायद कंपनीज़ ये काम कर रही हैं, कोई पूछ-गछ नहीं है। नहीं, देखिए कंपनीज़ रजिस्टर्ड जहाँ तक है, मैं वो जो आप बात कर रहे हैं 1 लाख, तो वो एक ये नंबर है जो कि अद्वियात रजिस्टर्ड है, जो ब्रांड्स रजिस्टर्ड है। जो कंपनीज़ रजिस्टर्ड है, जो प्रोडक्शन प्लांट्स हैं, उनकी तादाद जो है इंडस्ट्री के ज़राए ये कहते हैं कि वो 750 के करीब है, लेकिन अगर आप ड्रैब से पूछिए वो कहते हैं कि ये 650 के करीब है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो आप यहीं पे देख लेंगे कितना एक डिस्कनेक्ट, कितना एक फ़र्क है इंडस्ट्री और रेगुलेशन के दरमियान। अच्छा। असल में आप ये इस चीज को अगर वो कहते हैं ना कि डिबेट अगर आपने एक शॉर्टन करनी है, हुँ। तो मैं वहीं पे बात लाऊंगा कि आपने पहले तो फार्मास्यूटिकल को एज एन इंडस्ट्री उसको ट्रीट करना है, उसको ये सोच के ट्रीट करना है कि नहीं यार, ये भी एक कमर्शियल वेंचर है। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग होती है, देखिए दवाइयां बनाना एक कोई आसान काम नहीं है। इस पे तहकीक होती है, इस पे पैसे लगते हैं, प्रोडक्शन के पैसे होते हैं, प्लांट सेटअप करने के पैसे होते हैं। लेकिन हुकूमत का ये रवैया रहा है, रेगुलेशन का रवैया ये रहा है कि नहीं, इन सब चीजों के बावजूद आपको जितनी भी लागत आती है तैयार करने में दवाइयां, कीमत हम मुतय्यन करेंगे। इस वजह से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है ओवर टाइम। बहुत सी दवाइयां पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर भी इसीलिए नहीं होती, इसीलिए मार्केट से गायब भी हो जाती हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चर करना बंद कर देता है जब उसको उसकी कीमत इस तरह की नहीं मिलती कि वो अपना काम चला सके। अच्छा, इससे पहले शाहिद साहब मैं आपसे ये पूछूं कि हम व्हाट्स रॉन्ग विद अस, हम क्यों मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, हम क्यों दीगर ममालिक बशमूल भारत से अपना जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये लोगों के लिए जानना बड़ा ज़रूरी है। बट उससे पहले मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, 2012 आपको याद होगा जहाँ पे एक फेक मेडिसिन क्राइसिस आया था पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पे जो लाहौर में ये मामलात हुए थे, तो तकरीबन 100 पेशेंट्स ऐसे थे जो ज़िंदगी की बाजी हार गए थे। क्या ये चीज़ इंश्योर हो सकती है कि इस तरह की चीज़ दोबारा नहीं होगी, या फिर ये जो फेक मेडिसिन का तमाम तर माफिया है, हम एक ऐसे इशू पे, एक ऐसे टाइम बॉम्ब पे बैठे हैं जो हल्का हल्का टिक टिक कर रहा है, एंड वी डोंट नो कि ये बॉम्ब कब फट जाए? असल में हकीकत ये है कि अभी भी जो फेक मेडिसिन है, मैंने जैसे कि कहा कि इतनी बड़ी तादाद नहीं है उसकी। अगर आप उसको एज अ परसेंटेज वाइज देखें, जितनी भी मेडिसिन बन रही है, जितनी भी दवाइयां बन रही है, उसकी कोई इतनी बड़ी तादाद लेकिन है। अभी भी कराची, लाहौर, इवन पेशावर जैसे शहरों के कुछ हिस्से ऐसे हैं कि यहाँ पे ये चीजें फेक मेडिसिन जो है वो तैयार हो रही हैं और मार्केट में दस्तयाब। तो और ये बहुत से मसाइल का सबब बनती भी है। ये तो देखिए, लाहौर वाला किस्सा तो इस तरह है कि वो 100 से ज़्यादा बात हुई तो अचानक हुकूमत हरकत में आई, क्योंकि हमारी हुकूमतें तो रिएक्टिव होती हैं, वो प्रोएक्टिव नहीं होती। तो वो एक रिएक्शन हुआ, फिर ड्रैब वजूद में जल्दी से आया कि जी ये तो इतना बड़ा मसला बन गया है और हमें पता ही नहीं था। पता सबको है। आपको मैं 1975 की बात बताता हूँ। इसी तरह फेक मेडिसिन की वजह से एक तकरीबन 35-36 अफराद की मौत हो गई थी। उसके बाद जो है, जो ड्रैप का जो प्रोडेसेसर है, इससे पहले ड्रैप जो था, ड्रैप से जो पहले था, वो वजूद में आया। तो हम लोग रिएक्शन करते हैं, हम प्रोएक्टिव नहीं है। दवाइयाँ जाली तैयार हो रही हैं पाकिस्तान में, पकड़ी भी जाती हैं, लेकिन फिर भी वो बंद नहीं होते। वो इतने बाअसर है ग्रुप के, वो तैयार करते रहते हैं और वो मार्केट में मौजूद भी हैं, तो मजीद अमवात भी होंगी। ओके। और अब मैं उस सवाल की जानिब आना चाहूँगा, व्हाट्स रॉन्ग विद अस, हम हमारी जो इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, वो क्यों ख़ुद इन्हिसारी पे नहीं आती है? एक तो ये कि हम इतना बड़ा अमाउंट जो है वो ख़ती रकम खर्च करते हैं उसको दूसरे ममालिक से रॉ मटेरियल बाय करने में, तो दूसरे ममालिक कैसे कर लेते हैं, हम क्यों नहीं कर पाते? वो इसलिए नहीं कर पाते कि हमारा तरीकाकार जो हुकूमत करने का है, और हुकूमत जिस तरह जो दवाइयाँ मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, दवाइयाँ बनाने वाले हैं, उनको जिस तरह डील करती है इंडस्ट्री को, वो तरीकाकार ही गलत है। देखिए, कोई भी इंडस्ट्री हो ना जी, वो कमर्शियल बेसिस पे होती है। वो अपने फायदे को देखते हैं। ज़ाहिर है दवाइयाँ बनती है, ये पूरी आप दुनिया में चले जाएँ तो जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, दवाइयाँ बनाने वाले मैन्युफैक्चरर हैं, वो कमर्शियल बेसिस पे होते हैं।
और वहां पे अगर आप भारत की बात करते हैं, अगर आप चीन की बात करते हैं, तो उनकी हुकूमतों ने उनको एक फ्री हैंड भी दिया हुआ है उनकी दवाइयां। भारत में भी पहले बड़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन थी, इसलिए उनकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की कोई हैसियत इतनी ज्यादा नहीं थी। 1980 के अवाइल में उनकी हुकूमत ने ये रियलाइज किया, उनको ये एहसास हुआ कि ये हम गलत कर रहे हैं। 1980 के अवाइल से 1985-84 के अवाइल से उन्होंने जब ये रेगुलेशन कम करना शुरू की और उन्होंने सिर्फ क्वालिटी पे तवज्जो दी और ठीक इंसेंटिव है। दिया अपनी इंडस्ट्री। ठीक है जी। तो आप जब तक इंडस्ट्री को इंसेंटिव नहीं देंगे, रहा इंसेंटिव बात जब तक नहीं एक आएगा तब तक ये मामला ठीक नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद साहब, हाँ, हमारे साथ आप मौजूद और बात कर रहे थे फेक मेडिसिन पे कैसे तदारुक किया जाए, कैसे मैन्युफैक्चरिंग पे खुद इन्हिसारी बढ़ाई